गवर्नमेंट के पास टैक्सेस लेवी करने की पावर होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट, दोनों ही गवर्नमेंट्स के पास पावर होती है टैक्सेस लेवी करने की। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि कोई भी गवर्नमेंट, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट हो, वो अपनी मर्जी से कोई भी टैक्सेस लेवी कर सके। अगर हम भारत देश की बात करें, इंडिया की बात करें, तो इंडिया की जो सबसे सुप्रीम पावर है, जो सबसे बड़ी पावर है, जो सबसे बड़ी अथॉरिटी है, वह इस देश का संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और टैक्सेस लेवी करने की जो पावर है और टैक्सेस कलेक्शन करने की जो पावर है, चाहे वो डायरेक्ट टैक्सेस हो या फिर इनडायरेक्ट टैक्सेस हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लगाए गए टैक्सेस हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लगाए गए टैक्सेस हो, वो सभी पावर्स भारत के संविधान से ही मिलती हैं। अगर कोई भी गवर्नमेंट भारतीय संविधान के अनुसार कोई टैक्सेस लेवी नहीं करती है, उसके अंदर भारतीय संविधान की अनदेखी की गई है, ऐसे में इस तरह का लगाए जाने वाला टैक्स इलीगल होगा और वॉइड होगा। यहाँ पर हमारे लिए भारतीय संविधान में क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं टैक्स लॉज के लिए, यह जानना जरूरी हो जाता है। The Constitution of India is the supreme power of India. The power of levy and collection of taxes, whether direct taxes or indirect taxes, whether central taxes or state taxes, emerges from the Constitution of India. Any law which is not in conformity with the Constitution, whether a tax law or any other law, is illegal and void. Thus, a study of basic provisions of the Constitution of India is necessary to understand how a tax law in India can be enacted. तो यहाँ पर हमारे लिए यह जानना जरूरी हो जाता है कि कोई भी टैक्स लॉ, चाहे वो इनकम टैक्स है, चाहे वो जीएसटी है या फिर और कोई भी टैक्स लॉ है, वह किस तरह इंडिया के अंदर लागू किया जाता है, इनेक्टमेंट में लाया जाता है। According to Article 265 of the Constitution of India, taxes not to be imposed save by authority of law। तो यहाँ पर भारतीय संविधान का आर्टिकल नंबर 265 कहता है, नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। तो कोई भी टैक्स ना ही वह लेवी किया जाएगा और ना ही उसकी कलेक्शन की जाएगी एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। जब तक अथॉरिटी ऑफ लॉ नहीं होगी, तब तक कोई भी टैक्स ना ही लगाया जा सकता है, ना ही कलेक्ट किया जा सकता है। यहाँ पर अथॉरिटी ऑफ लॉ का मतलब है कानून। द टर्म लॉ इन दिस आर्टिकल मीन्स स्टैट्यूट लॉ, दैट इज एन एक्ट ऑफ द लेजिस्लेचर्स लाइक इनकम टैक्स एक्ट, गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट। यहाँ पर अथॉरिटी ऑफ लॉ का मतलब है कि उसके लिए कोई ना कोई कानून होना चाहिए। बिना कानून के अगर कोई भी टैक्स लगाया जाता है या फिर कलेक्ट किया जाता है, वह इलीगल होगा और वह वॉइड होगा। कोई भी गवर्नमेंट, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट है या फिर स्टेट गवर्नमेंट है, अगर कोई भी टैक्स लगाना चाहती है तो उसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले कानून बनाना होगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो चाहे वह कोई भी गवर्नमेंट है, वह जबरदस्ती किसी से भी टैक्स के नाम पर कुछ भी वसूल सकती है। लेकिन जैसा कि आर्टिकल 265 में कहा गया है कि जब तक अथॉरिटी ऑफ लॉ नहीं होगी, तब तक कोई भी टैक्स लॉ नहीं लगाया जा सकता है। तो यहाँ पर किसी भी गवर्नमेंट के लिए टैक्स लेवी करने के लिए और उसकी कलेक्शन करने से पहले उसके लिए कानून बनाना जरूरी है। उसके बाद बात आती है कि कानून कौन बनाएगा। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 245 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एक्सटेंट ऑफ लॉज मेड बाय पार्लियामेंट एंड बाय लेजिस्लेचर्स ऑफ स्टेट्स। तो आर्टिकल 245 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमें बताता है कि कानून कौन बना सकता है। सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, Parliament may make laws for the whole or any part of the territory of India, and the legislatures of a state may make laws for the whole or any part of the state। तो यहाँ पर आर्टिकल 245 हमें बताता है कि अगर इंडिया के लिए कोई कानून बनाना है, पूरे भारतवर्ष के लिए कोई कानून बनाना है, या फिर भारतवर्ष के किसी हिस्से के लिए कोई कानून बनाना है, तो पार्लियामेंट वह लॉ बना सकती है। एंड द लेजिस्लेचर्स ऑफ ए स्टेट में मेक लॉज फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ द स्टेट। और अगर किसी एक पर्टिकुलर स्टेट के लिए कोई लॉ बनाना है, तो लेजिस्लेचर ऑफ दैट स्टेट में मेक लॉज फॉर दैट स्टेट और फॉर द पार्ट ऑफ द स्टेट।
तो किसी स्टेट के लिए या फिर पार्ट ऑफ द स्टेट के लिए कोई लॉ बनाना है तो लेजिस्लेचर ऑफ ए स्टेट कैन मेक ए लॉ। तो यहां पर आर्टिकल 245 के जरिए क्लियर कर दिया गया कि पार्लियामेंट चाहे तो इंडिया के लिए या फिर पार्ट ऑफ द इंडिया के लिए लॉ बना सकती है, और लेजिस्लेचर ऑफ ए स्टेट किसी पर्टिकुलर स्टेट के लिए या फिर पार्ट ऑफ द स्टेट के लिए लॉ बना सकते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर हम देख रहे हैं, टैक्स लॉ बनाने के लिए या फिर कोई भी लॉ बनाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही गवर्नमेंट्स को पावर नहीं दी गई है। जो पावर दी गई है वह पार्लियामेंट को दी गई है और लेजिस्लेचर ऑफ ए स्टेट को दी गई है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसा कि पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर ऑफ ए स्टेट को पावर दे दी गई है लॉज बनाने की, तो यहाँ पर बात आती है यह कैसे डिसाइड होगा कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर कौन लॉ बनाएगा, पार्लियामेंट लॉ बनाएगी या लेजिस्लेचर ऑफ ए स्टेट लॉ बनाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इनकम टैक्स की बात करता हूं जो कि सेंट्रल लॉ है, जो कि पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया है, तो यह कैसे डिसाइड होगा कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर पार्लियामेंट के द्वारा लॉ बनाया जाएगा या फिर लेजिस्लेचर ऑफ ए स्टेट के द्वारा लॉ बनाया जाएगा। यहाँ पर यह बात क्लियर की जाती है आर्टिकल 246 के द्वारा। 246 हमें सब्जेक्ट मैटर्स बताता है कि किन किन सब्जेक्ट मैटर्स पर पार्लियामेंट लॉ बना सकती है और किन किन सब्जेक्ट मैटर्स पर लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट्स लॉ बना सकते हैं। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 246, subject matter of laws made by parliament and by legislature of states. Notwithstanding anything in clause 2 and 3, parliament has exclusive power to make laws with respect to any of the matters enumerated in list 1 in the 7th schedule in the constitution referred to as the union list. तो यहाँ पर क्लॉज 1 में कहा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो 7th शेड्यूल है उसमें जो लिस्ट नंबर 1 दी गई है जिसको यूनियन लिस्ट कहा जाता है, उस लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट मैटर्स है उन पर पार्लियामेंट के पास एक्सक्लूसिव पावर है कि वह लॉ बना सकती है। के बाद हम पढ़ते हैं क्लॉज नंबर 3। सब्जेक्ट टू क्लॉज 1 and 2, द लेजिस्लेचर्स ऑफ एनी स्टेट्स has exclusive power to make laws for such state or any part thereof with respect to any of the matters enumerated in list 2 in the 7th schedule in this constitution referred to as the state list। तो तीसरे क्लॉज में कहा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के 7th शेड्यूल में जो लिस्ट नंबर 2 दी गई है जिसको स्टेट लिस्ट कहा गया है, उसमें जो भी सब्जेक्ट मैटर्स दिए गए हैं उन पर लेजिस्लेचर ऑफ एनी स्टेट लॉ बना सकते हैं। उसके बाद क्लॉज नंबर 2 हम रीड करते हैं। नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग इन क्लॉज 3, पार्लियामेंट एंड सब्जेक्ट टू क्लॉज 1, द लेजिस्लेचर ऑफ एनी स्टेट आल्सो हैज पावर टू मेक लॉज विद रिस्पेक्ट टू एनी ऑफ द मैटर्स enumerated in list number 3 in the 7th schedule in this constitution referred to as the concurrent list। तो यहाँ पर क्लॉज नंबर 2 में कहा गया कि पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट दोनों मिलकर कॉन्करेंट लिस्ट जो कि 7th शेड्यूल में लिस्ट नंबर 3 दी गई है, उस कॉन्करेंट लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट मैटर्स दिए गए हैं उन पर पार्लियामेंट और साथ ही लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट दोनों मिलकर लॉ बना सकते हैं। इस तरह अगर हम बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के 7th शेड्यूल में 3 लिस्टें दी गई हैं। लिस्ट नंबर 1 यूनियन लिस्ट, लिस्ट नंबर 2 स्टेट लिस्ट, लिस्ट नंबर 3 कंकरेंट लिस्ट। तो इन तीनों लिस्टों की अगर हम बात करें, यूनियन लिस्ट वह लिस्ट है जिस पर पार्लियामेंट लॉज बना सकती है, स्टेट लिस्ट वह लिस्ट जिस पर लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट्स लॉ बना सकते हैं, और कॉन्करेंट लिस्ट वह लिस्ट है जिस पर पार्लियामेंट एज वेल एज लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट्स दोनों मिलकर लॉ बना सकते हैं। उसके बाद क्लॉज नंबर 4 दिया गया है। पार्लियामेंट हैज पावर टू मेक लॉज विद रिस्पेक्ट टू एनी मैटर फॉर एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया not included in a state, notwithstanding that such matter is a matter enumerated in the state list। यहाँ पर कहा गया कि अगर कोई टेरिटरी इंडिया का कोई हिस्सा किसी स्टेट के अंदर नहीं आता है तो उस पर पार्लियामेंट की पावर होगी कि वह लॉ बना सकती है। यहाँ पर फ्रेंड्स हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के द्वारा, भारतीय संविधान के द्वारा जो पार्लियामेंट को और स्टेट लेजिस्लेचर्स को जो पावर दी गई टैक्स लॉ बनाने की, वह क्लियरली डिफाइन कर दी गई कि पर्टिकुलर किस सब्जेक्ट मैटर पर पार्लियामेंट के द्वारा लॉ बनाया जाएगा और पर्टिकुलर किस सब्जेक्ट मैटर पर स्टेट लेजिस्लेचर्स के द्वारा लॉ बनाया जाएगा,
और किन सब्जेक्ट मैटर्स पर पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर्स दोनों मिलकर लॉ बना सकते हैं। आर्टिकल 246 हमें बताता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेवेंथ शेड्यूल, इसमें बेसिकली 3 लिस्ट दी गई हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट बेसिकली इसमें वो सब्जेक्ट मैटर्स दिए गए हैं जिन पर पार्लियामेंट लॉ बना सकती है। स्टेट लिस्ट में वो सब्जेक्ट मैटर्स दिए गए हैं जिन पर लेजिस्लेचर्स ऑफ स्टेट्स लॉ बना सकते हैं, और कॉन्करेंट लिस्ट में वो सब्जेक्ट मैटर्स दिए गए हैं जिन पर पार्लियामेंट एज वेल एज लेजिस्लेचर्स ऑफ स्टेट्स लॉ बना सकते हैं। तो यूनियन लिस्ट बेसिकली पार्लियामेंट लॉ बना सकती है, स्टेट लिस्ट वो सब्जेक्ट मैटर्स जिन पे लेजिस्लेचर्स ऑफ स्टेट्स लॉ बना सकते हैं, और कॉन्करेंट लिस्ट बेसिकली वो सब्जेक्ट मैटर्स जिन पे दोनों पार्लियामेंट एज वेल एज लेजिस्लेचर्स ऑफ स्टेट्स लॉ बना सकते हैं। 7th शेड्यूल टू आर्टिकल 246 it contains 3 lists as mentioned in article 246 enumerate the matters on which the union and state governments has power to make the laws। तो सबसे पहली लिस्ट यूनियन लिस्ट, सेकेंड लिस्ट स्टेट लिस्ट एंड थर्ड लिस्ट कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट इट कंटेन्स द मैटर्स in respect of which the parliament has the exclusive right to make laws। तो इनमें वो सब्जेक्ट मैटर्स दिए गए हैं जिन पर 100% एक्सक्लूसिव राइट है सेंट्रल गवर्नमेंट का, पार्लियामेंट का लॉ बनाने के लिए। स्टेट लिस्ट इट कंटेन्स द मैटर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ एक्सक्लूसिव राइट टू मेक लॉज। तो इसमें वो सब्जेक्ट मैटर्स दिए गए हैं जिन पर स्टेट गवर्नमेंट का 100% राइट है लॉ बनाने के लिए। कॉन्करेंट लिस्ट इट कंटेन्स द मैटर इन रिस्पेक्ट ऑफ विच बोथ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट हैज़ पावर टू मेक लॉज। तो यहाँ पर कॉन्करेंट लिस्ट में वो सब्जेक्ट मैटर्स दिए गए हैं जिन पर सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर लॉ बना सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें लिस्ट 1, लिस्ट 2 और लिस्ट 3 की, तो बेसिकली इनमें जो सब्जेक्ट मैटर्स दिए गए हैं उनको एंट्री 1, एंट्री 2, एंट्री 3 इस तरह बताया गया है। लिस्ट 2 में भी एंट्री 1, एंट्री 2, एंट्री 3 कुछ इस तरह बताया गया है। इसी तरह लिस्ट 3 में सब्जेक्ट मैटर्स दिए गए हैं। तो अगर हम बात करें टैक्सेशन लॉज की, टैक्सेशन लॉज के रिगार्डिंग यूनियन लिस्ट में लिस्ट नंबर 1 में एंट्रीज 82 to 91 ऑफ लिस्ट 1 enumerate द सब्जेक्ट वेयर द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ पावर टू लेवी टैक्सेस। तो अगर हम टैक्सेस के रिगार्डिंग बात करें तो यूनियन लिस्ट में जो एंट्री नंबर 82 है वहाँ से लेकर एंट्री नंबर 91 तक जो सब्जेक्ट मैटर्स दिए गए हैं वो टैक्सेस के रिगार्डिंग बात करते हैं। इसी तरह अगर हम स्टेट लिस्ट की बात करें तो एंट्री 45 से लेकर एंट्री 63 तक जो सब्जेक्ट मैटर हैं वो टैक्सेस के रिगार्डिंग दिए गए हैं। एंट्रीज 45 to 63 ऑफ लिस्ट 2 enumerate the subject where the state government has the power to levy taxes। कॉन्करेंट लिस्ट की बात करें तो कोई भी एंट्री ऐसी नहीं है जो टैक्सेस के रिगार्डिंग बात करती हो। तो अभी तक अगर हम बात करें कोई भी टैक्स लॉ ऐसा नहीं है जिस पर सेंट्रल एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट ने मिलकर कोई लॉ बनाया हो।
फ्रेंड्स, आगे डिस्कशन करने से पहले यहाँ पर एक बात आपको क्लियर रखनी है। आज आगे हम जो भी अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे यह सब बिफोर जीएसटी होगा। दैट मीन जीएसटी आने के बाद इन लिस्ट में काफ़ी सारे चेंजेस हो चुके हैं जो हम अपनी आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। और आज हम जो भी आगे डिस्कस करेंगे वह जो लिस्ट होंगी वो बिफोर जीएसटी होंगी। दैट मीन्स जीएसटी आने से पहले जो 7th शेड्यूल में जो लिस्ट थी वो कुछ इस तरह थी जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर हम पहले बात करें लिस्ट नंबर 1 की, यूनियन लिस्ट की, तो एंट्री नंबर 82 जो कि बात करती है टैक्सेस ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चर इनकम। तो इसका मतलब यह है कि जो इनकम पर जो टैक्स लगाया जा सकता है उस पर पार्लियामेंट लॉ बना सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना सकती है। दैट मीन्स स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर ही नहीं है कि वह इनकम पर टैक्स लगा सके, वह इनकम पर टैक्स लगा सके। उसके बाद यहाँ पर कहा गया अदर देन एग्रीकल्चर इनकम। तो दैट मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, पार्लियामेंट के पास पावर नहीं है कि वह एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स लगा सके। तो इसका मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी टैक्स लगाएगी इनकम पर वह अदर देन एग्रीकल्चर इनकम होगी। एग्रीकल्चर इनकम पर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर ही नहीं है कि वो टैक्स लगा सके। इसी तरह अगर आप स्टेट लिस्ट की एंट्री 46 देखेंगे तो वहाँ पर लिखा गया है टैक्सेस ऑन एग्रीकल्चर इनकम। तो दैट मीन्स एग्रीकल्चर इनकम पर कौन लॉ बना सकता है, कौन टैक्स लगा सकता है, वो है स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर ही नहीं है कि वो एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स लगा सके। उसके बाद एंट्री नंबर 83 में कहा गया ड्यूटीज ऑफ कस्टम्स इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट ड्यूटीज़। तो जैसा कि हम सब जानते हैं अगर हम इंडिया से बाहर कोई भी गुड्स सेल करते हैं तो वह एक्सपोर्ट कहलाती है, और अगर इंडिया से बाहर से कुछ परचेज करते हैं वह इंपोर्ट कहलाती है। और इन पर ड्यूटीज़ ऑफ कस्टम लगाई जाती है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर है। तो यहाँ पर कस्टम ड्यूटी जो लगा सकती है उसकी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, उसकी पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास नहीं है। तो अगर मैं बात करूँ कस्टम की तो स्टेट गवर्नमेंट कभी भी कस्टम ड्यूटी नहीं लगा सकती है। उसके बाद एंट्री नंबर 84 में कहा गया ड्यूटीज ऑफ एक्साइज ऑन टबैको एंड अदर गुड्स मैन्युफैक्चर्ड और प्रोड्यूस्ड इन इंडिया। तो अगर इंडिया में टोबैको या फिर और कोई गुड्स मैन्युफैक्चर की जाती है, प्रोड्यूस की जाती है, तो उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लगा सकती है, उसकी पावर स्टेट गवर्नमेंट को नहीं दी गई है। तो अगर मैं बात करूं सेंट्रल एक्साइज एक्ट की तो यह एक सेंट्रल एक्ट है जो कि पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया है। इसी तरह अगर मैं बात करूं टैक्सेस ऑफ इनकम की तो यहां पर इनकम टैक्स एक्ट है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया है। यहां पर कहा गया एक्सेप्ट अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ओपियम, इंडियन हेम्प एंड अदर नार्कोटिक ड्रग्स एंड नार्कोटिक्स। तो इन पर सेंट्रल गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी नहीं लगा सकती है। एक्सेप्ट यहाँ पर कहा गया कि इनको छोड़कर जो भी गुड्स है, टोबैको या और कोई गुड्स, उन पर सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लगा सकती है। लेकिन अगर अल्कोहलिक लीकर है, शराब है, फॉर ह्यूमन कंजम्पशन के लिए, तो ऐसे में उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स नहीं लगा सकती है। उसके अलावा अगर चरस, अफीम, गांजा, इस तरह के कुछ नार्कोटिक ड्रग्स हैं तो इन पर भी सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स नहीं लगा सकती है। तो इनको छोड़कर बाकी सभी गुड्स पर अगर वो मैन्युफैक्चर होती हैं इंडिया के अंदर या फिर प्रोड्यूस की जाती हैं तो उन पर जो ड्यूटीज ऑफ एक्साइज है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लगाई जाएगी। बट इंक्लूडिंग मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशंस containing alcohol or any substance included in सब पैराग्राफ बी ऑफ दिस एंट्री। तो यहाँ पर कहा गया कि अगर कोई मेडिसिनल या फिर टॉयलेट प्रिपरेशन, अगर इस तरह का कोई प्रोडक्ट बनाया जा रहा है और उसमें अल्कोहल या फिर कोई ओपियम, इंडियन हेम्प या अदर नार्कोटिक ड्रग्स वगैरह यूज़ की जा रही हैं तो उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लगा सकती है। तो सिर्फ अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन अगर है उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स नहीं लगा सकती है। उसके अलावा अगर चरस, अफीम, गांजा या और कोई नार्कोटिक ड्रग्स है उन पर भी सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स नहीं लगा सकती है।
स्टेट लिस्ट की एंट्री नंबर 51 देखेंगे तो वहां पर लिखा गया ड्यूटीज ऑफ एक्साइज ऑन द फॉलोइंग गुड्स मैन्युफैक्चर्ड और प्रोड्यूस्ड इन द स्टेट एंड countervailing duties at the same or lower rates on similar goods manufactured or produced elsewhere in India, that is alcoholic liquor for human consumption, opium, Indian hemp and other narcotic drugs and narcotics, but not including medicinal and toilet preparations containing alcohol or any substance included in subparagraph B of this entry. तो दैट मीन्स अगर अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन है उस पर स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लगा सकती है। उसके अलावा चरस, अफीम, गांजा या कोई और नार्कोटिक्स ड्रग्स है उन पर स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लगा सकती है, उन पर सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स नहीं लगा सकती है। लेकिन यहाँ पर कहा गया कि अगर मेडिसिनल या फिर टॉयलेट प्रिपरेशंस कुछ प्रिपेयर किया जा रहा है, कोई प्रोडक्ट बनाया जा रहा है और उसमें अल्कोहल या फिर ओपियम, इंडियन हेम्प या नार्कोटिक यूज़ किया जा रहा है, तो ऐसे में उस पर स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स लगाने की पावर नहीं है, उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही टैक्स लगाया जा सकता है। उसके बाद यूनियन लिस्ट में हम देखेंगे एंट्री नंबर 85 जो कि बात करती है कॉरपोरेशन टैक्स की। तो दैट मीन्स कॉरपोरेट पर जो टैक्स लगाया जा सकता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा टैक्स लगाया जा सकता है। उसके बाद लिस्ट 2 स्टेट लिस्ट में हम बात करते हैं एंट्री नंबर 54 की, जिसमें कहा गया टैक्सेस ऑन द सेल और परचेज ऑफ गुड्स अदर देन न्यूज़पेपर सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ एंट्री 92A ऑफ लिस्ट 1। तो यहाँ पर कहा गया कि अगर कोई भी सेल परचेज की जाती है गुड्स की तो उस पर कौन लॉ बना सकता है, कौन टैक्स लगा सकता है, स्टेट गवर्नमेंट। तो दैट मीन्स सेल और परचेज ऑफ गुड्स अगर है तो उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स नहीं लगा सकती है। लेकिन यहाँ पर कहा गया अदर देन न्यूज़पेपर्स, तो दैट मीन्स अगर आप यूनियन लिस्ट की एंट्री नंबर 92 देखेंगे तो यहाँ पर कहा गया टैक्सेस ऑन द सेल परचेज ऑफ न्यूज़पेपर एंड ऑन एडवर्टाइजमेंट पब्लिश देयरिन। तो दैट मीन्स अगर न्यूज़पेपर की सेल परचेज की जाती है तो उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा टैक्स लगाया जा सकता है, स्टेट गवर्नमेंट उस पर टैक्स नहीं लगा सकती है। यहाँ पर कहा गया सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ एंट्री 92A ऑफ लिस्ट 1। तो लिस्ट 1 में एक एंट्री है 92A, सब्जेक्ट टू दिस एंट्री जो सेल परचेज पर स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लगा सकती है। अगर हम उस एंट्री की बात करें 92A की जो कि लिस्ट 1 में दी गई है, टैक्सेस ऑन द सेल और परचेज ऑफ गुड्स अदर देन न्यूज़पेपर्स वेयर सच सेल और परचेज टेक प्लेस इन द कोर्स ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड और कॉमर्स। तो यहाँ पर कहा गया कि जैसा कि 92 एंट्री में न्यूज़पेपर को कवर कर लिया गया था, 92A में कहा गया कि न्यूज़पेपर के अलावा अगर किसी भी गुड्स की सेल परचेज हो रही है और वह जो सेल परचेज है वह इन दी कोर्स ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड और कॉमर्स है, दैट मीन्स एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कोई गुड्स की सेल परचेज की जा रही है, तो ऐसे में इस पर सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लगा सकती है, स्टेट गवर्नमेंट टैक्स नहीं लगा सकती है। तो यहाँ पर कहा गया था एंट्री नंबर 54 में कि जो टैक्सेस है सेल और परचेज ऑफ गुड्स पर सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ एंट्री 92A ऑफ लिस्ट 1, दैट मीन्स यहाँ पर जो टैक्स लगाया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा वह इंट्रा स्टेट ट्रेड पर लगाया जाएगा, इंट्रा स्टेट ट्रेड, दैट मीन्स विद इन द स्टेट। अगर सेम स्टेट के अंदर ही सेल परचेज हो रही है तो ऐसे में उस सेल परचेज पर टैक्स लगाने की पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास है। उसके अलावा लिस्ट 1 में दी गई एंट्री 92C जो कि बात करती है टैक्सेस ऑन सर्विसेज की, सर्विसेज पर टैक्स लगाने की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। हालांकि सर्विस टैक्स जो लगाया जाता है वह एंट्री 92C के तहत नहीं लगाया जाता है, उसके लिए फाइनेंस एक्ट 1994 पास किया गया था और उसके अकॉर्डिंग सर्विस टैक्स लगाया जाता था। तो फ्रेंड्स, इस तरह इंडियन टैक्सेस के अंदर जो लिस्ट दी गई, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, उसमें सब्जेक्ट मैटर्स को बाइफिकेट किया गया है ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच कोई भी कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज ना हो। हमारे लिए जो जो इम्पोर्टेंट टैक्स लॉज थे वो हमने इस लिस्ट में डिस्कस कर लिए हैं। इसके अलावा ये लिस्ट बहुत बड़ी है, काफी सारे सब्जेक्ट मैटर्स दिए गए हैं जो हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है। अगर आप इन लिस्ट को स्टडी करेंगे तो यहाँ पर बेसिकली कोशिश की गई है कि जिन सब्जेक्ट मैटर्स पर सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना सकती है उनको स्टेट लिस्ट से बाहर रखा गया है और जिन सब्जेक्ट मैटर्स पर
स्टेट लिस्ट लॉ बना सकती है, उनको सेंट्रल लिस्ट, उनको यूनियन लिस्ट से बाहर रखा गया है। और कॉन्करेंट लिस्ट में कोई भी टैक्सेशन से रिलेटेड एंट्री नहीं दी गई है। इन लिस्ट को गो थ्रू करने के बाद आप समझ पाएंगे कि सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, कस्टम्स, कस्टम ड्यूटी, इनकम टैक्स, सर्विस टैक्स, ये सभी सेंट्रल लेवीज हैं जिन पर सेंट्रल गवर्नमेंट का राइट है। उसके अलावा स्टेट वैट, एक्साइज ड्यूटी ऑन अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ओपियम, नार्कोटिक्स, ड्रग्स, एंट्री टैक्स, लग्जरी टैक्स, entertainment tax, taxes on advertisement other than advertisement in newspaper, इन सभी पर स्टेट गवर्नमेंट का राइट है। इस तरह ना चाहते हुए भी एक बिजनेसमैन को बहुत सारे टैक्सेस का सामना करना पड़ता था, कंप्लायंस करना पड़ता था। इन सभी को जीएसटी के जरिए खत्म करने की कोशिश की गई और एक टैक्स लाया गया, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो अब बात आती है कि जब इन सभी टैक्सेस को खत्म किया गया और एक नया टैक्स लाया गया गुड्स एंड सर्विस टैक्स का, तो वो कैसे लाया गया? क्योंकि जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स के रिगार्डिंग अगर मैं बात करूं, कोई भी एंट्री दी ही नहीं गई है। ना तो लिस्ट 1 में कोई एंट्री दी गई है और ना ही लिस्ट 2 में कोई एंट्री दी गई है। और दूसरा, जब ऑलरेडी इतने सारे टैक्सेस हैं तो इन सभी टैक्सेस का क्या होगा? तो इसके लिए बेसिकली यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है, उसमें बदलाव लाने की जरूरत थी। तो यहां पर सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन को ही अमेंड किया गया, जो संविधान है उसको ही बदला गया और इन सभी टैक्सेस को जो जीएसटी में खत्म किए गए थे, उन सभी टैक्सेस की पावर लिस्ट 1 और लिस्ट 2 में से खत्म कर दी गई। वो कैसे की गई? तो यहां पर अब हम देखते हैं लिस्ट 1, लिस्ट 2, जो कि आफ्टर अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट की गई उसके बाद यह लिस्ट अब कुछ इस तरह दिखाई देती है। तो जब आप ध्यान से देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि जो यूनियन लिस्ट में एंट्री नंबर 84 थी, जिसमें बेसिकली एक्साइज ड्यूटी लगाने की पावर दी गई थी, उसको अब यहां पर रिमूव कर दिया गया है और उसकी जगह यह नई एक्साइज ड्यूटी ला दी गई है। तो यहां पर आप देखेंगे कि इन सभी वर्ड्स को यहां पर हटाया गया है। ड्यूटीज ऑफ एक्साइज ऑन टोबैको एंड अदर गुड्स मैन्युफैक्चर्ड और प्रोड्यूस्ड इन इंडिया एक्सेप्ट अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ओपियम, इंडियन हैम्प एंड अदर नार्कोटिक ड्रग्स। तो इन सभी वर्ड्स को यहां से डिलीट कर दिया गया है, ओमिट कर दिया गया है और इनकी जगह जो नए वर्ड इंसर्ट किए गए हैं, नाउ ड्यूटीज ऑफ एक्साइज ऑन द फॉलोइंग गुड्स मैन्युफैक्चर्ड और प्रोड्यूस्ड in India, namely petroleum crude, high speed diesel, motor spirit, natural gas, aviation turbine fuel and tobacco products. तो that means अब सेंट्रल गवर्नमेंट इन गुड्स पर ही एक्साइज ड्यूटी कलेक्ट कर सकती है। अब वो इनके अलावा और किसी भी गुड्स पर एक्साइज ड्यूटी कलेक्ट नहीं कर सकती है। उसके अलावा स्टेट लिस्ट में जो एक्साइज ड्यूटी रखी गई थी वो जो कि जो है उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया। तो दैट मीन्स अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ओपियम, इंडियन हैम्प एंड अदर नार्कोटिक ड्रग्स एंड नार्कोटिक्स पर स्टेट गवर्नमेंट अभी भी एक्साइज ड्यूटी लगा सकती है। तो दैट मीन्स ये गुड्स और अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ओपियम, इंडियन हैम्प एंड अदर नार्कोटिक ड्रग्स एंड नार्कोटिक्स, इनको छोड़कर बाकी जो भी गुड्स बच जाती है अब वो जीएसटी के दायरे में आ चुकी है। अब ये गुड्स और ये गुड्स, इन पर तो सेंट्रल गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी कलेक्ट करेगी और इन गुड्स पर स्टेट गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी कलेक्ट करेगी। उसके बाद जो चेंज किया गया, स्टेट लिस्ट में एंट्री नंबर 52 को ओमिट किया गया, डिलीट किया गया, जिसमें कहा गया था टैक्सेस ऑन द एंट्री ऑफ गुड्स
into a local area for consumption, use और sale therein। तो that means पहले जो एंट्री टैक्स लगाया जाता था अब वो डिलीट कर दिया गया है। अब स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर ही नहीं है कि वो एंट्री टैक्स लगा सके। तो दैट मीन्स अब एंट्री टैक्स को भी ख़त्म करके जीएसटी में मर्ज कर दिया गया है। एंट्री नंबर 54 ऑफ स्टेट लिस्ट में यहाँ पर चेंज किया गया, इसको डिलीट कर दिया गया, जिसमें कहा गया था टैक्सेस ऑन द सेल परचेज ऑफ गुड्स अदर देन न्यूज़पेपर। तो दैट मीन्स जो पहले वैट लगाया जाता था, सेल्स टैक्स लगाया जाता था ऑन सेल परचेज ऑफ गुड्स, अब वो डिलीट कर दिया गया है। अब स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर ही नहीं है कि वो वैट या सेल्स टैक्स कलेक्ट कर सके। वैट को भी जीएसटी में ही मर्ज कर दिया गया। उसके अलावा यूनियन लिस्ट में टैक्सेस ऑन द सेल और परचेज ऑफ न्यूज़पेपर एंड एडवर्टाइजमेंट्स पब्लिश्ड देयरिन। तो यहाँ पर जो न्यूज़पेपर और एडवर्टाइजमेंट्स जो थी उनकी सेल परचेज पर भी सेंट्रल सेल्स टैक्स हटा दिया गया और जो सेंट्रल लेवी यहाँ पर लगाई गई थी अब वह जीएसटी में मर्ज कर दी गई। स्टेट लिस्ट में एंट्री नंबर 55 जिसमें टैक्सेस ऑन एडवर्टाइजमेंट अदर देन एडवर्टाइजमेंट पब्लिश्ड इन द न्यूज़पेपर एंड एडवर्टाइजमेंट ब्रॉडकास्ट बाय रेडियो और टेलीविजन, इसको भी यहाँ पर डिलीट कर दिया गया और जीएसटी के अंदर मर्ज कर दिया गया। उसके अलावा यूनियन लिस्ट में एंट्री नंबर 92C टैक्सेस ऑन सर्विसेज, तो सर्विस टैक्स को भी यहाँ से डिलीट कर दिया गया। दैट मीन्स अब सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकती है। उसके अलावा स्टेट लिस्ट में से एंट्री नंबर 62 को डिलीट किया गया और उसकी जगह कुछ अलग से नया इंसर्ट किया गया। इसमें कहा गया टैक्सेस ऑन लग्जरीज इंक्लूडिंग टैक्सेस ऑन एंटरटेनमेंट्स, अम्यूजमेंट्स, बेटिंग एंड गैम्बलिंग। तो दैट मीन्स जो भी लग्जरी टैक्स था, एंटरटेनमेंट, अम्यूजमेंट, बेटिंग एंड गैम्बलिंग पर जो भी टैक्स लगाया जाता था उसको भी स्टेट गवर्नमेंट की पावर से बाहर कर दिया गया। उसकी जगह सिर्फ इतना कहा गया कि जो टैक्सेस ऑन एंटरटेनमेंट्स एंड अम्यूजमेंट्स उन पर ही स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर रहेगी टू द एक्सटेंट लेविड एंड कलेक्टेड बाय ए पंचायत, म्यूनसिपैलिटी और रीजनल काउंसिल और ए डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। तो अगर एक पंचायत के द्वारा, म्यूनसिपैलिटी या फिर रीजनल काउंसिल या डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के द्वारा एंटरटेनमेंट या अम्यूजमेंट पर कोई टैक्स लगाया जा रहा है तो वो सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट के अंडर रहेगा। उसके अलावा बाकी सभी तरह के टैक्सेस, लग्जरी टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, अम्यूजमेंट टैक्स, बैटिंग एंड गैम्बलिंग टैक्स सब डिलीट कर दिया गया। तो इस तरह इतने सारे टैक्सेस डिलीट किए गए और उनकी जगह एक नया टैक्स लाया गया जीएसटी के नाम से। तो यहां पर एक नया आर्टिकल 246A इंसर्ट किया गया। यह बेसिकली इंसर्ट किया गया जीएसटी को लाने के लिए, क्योंकि किसी भी लिस्ट के अंदर जीएसटी लाने की पावर नहीं दी गई थी, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया और उसमें एक नया आर्टिकल 246A इंसर्ट किया गया और उसमें कहा गया कि जो पार्लियामेंट है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो दोनों मिलकर एक लॉ लाएंगे जिसको गुड्स एंड सर्विस टैक्स लॉ कहा जाएगा। नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन आर्टिकल 246 एंड 254। तो आर्टिकल 246 और 254 दोनों को यहाँ पर ओवर रूल कर रहा है यह जो नया आर्टिकल है वो। इसमें कहा गया पार्लियामेंट एंड सब्जेक्ट टू क्लोज टू द लेजिस्लेचर ऑफ एवरी स्टेट हैव पावर टू मेक लॉज विद रिस्पेक्ट टू गुड एंड सर्विस टैक्स इम्पोज्ड बाय द यूनियन और बाय सच स्टेट। तो यहाँ पर कहा गया कि जो पार्लियामेंट है वो और जो लेजिस्लेचर ऑफ एवरी स्टेट, दैट मीन्स एवरी स्टेट गवर्नमेंट, दोनों के पास पावर है कि वो गुड्स एंड सर्विस टैक्स को इम्पोज करे, लगाएं। उसके बाद यहाँ पर कहा गया सब्जेक्ट टू क्लोज 2। तो दैट मीन्स क्लोज 2 को हमें स्टडी करना है। पार्लियामेंट हैज़ एक्सक्लूसिव पावर टू मेक लॉज विद रिस्पेक्ट टू गुड्स एंड सर्विस टैक्स वेयर द सप्लाई ऑफ गुड्स और ऑफ सर्विसेज और बोथ टेक प्लेस इन द कोर्स ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड और कॉमर्स। तो यहाँ पर कहा गया कि अगर इंटरस्टेट ट्रेड या कॉमर्स है, दैट मीन्स एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कोई सप्लाई हो रही है
तो उस पर सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के पास पावर है लॉ बनाने की। दैट मीन्स इसका सीधा सा मतलब है कि अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सेल हो रही है, सप्लाई हो रही है, तो उस पर जो लॉ बनाने का हक है वो सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट का है, उसमें स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी रोल नहीं रहेगा। हालांकि विद इन दी स्टेट जो सेल रहेगी, जो सप्लाई रहेगी, उस पर पार्लियामेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर लॉ बनाएंगे। इसके रिगार्डिंग जब हम आगे जीएसटी को स्टडी करेंगे तो हम देखेंगे कि आईजीएसटी एक्ट के नाम से एक एक्ट लाया गया जो कि पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया है, और यहाँ पर दो तरह के एक्ट लगेंगे, सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। सीजीएसटी के किसके लिए? पार्लियामेंट के द्वारा जो बनाया गया है, और एसजीएसटी जो लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट के द्वारा बनाया गया है। तो जब हम आगे जीएसटी को स्टडी करेंगे तो हम देखेंगे कि विद इन दी स्टेट सप्लाई के लिए दो तरह के लॉ लगेंगे, और एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सप्लाई के लिए एक लॉ लगेगा, आईजीएसटी एक्ट। और यहां पर भी कहा गया The provision of this article shall, in respect of goods and service tax referred to in clause 5 of Article 279A, take effect from the date recommended by the Goods and Service Tax Council। तो यहाँ पर कहा गया कि आर्टिकल 279A क्लोज 5 में कुछ गुड्स को नोटिफाई किया गया है, कुछ गुड्स को बताया गया है, उन पर जीएसटी अभी नहीं लगेगा। जब जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगी उस डेट से उन गुड्स पर जीएसटी लगाया जाएगा, जो कि है पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्प्रिट, नेचुरल गैस एंड एविएशन टरबाइन फ्यूल। तो ये अभी हमने जब 7 शेड्यूल की लिस्ट को देखा था जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड होने के बाद थी, उसमें भी हमने देखा था, वहाँ पर भी कहा गया था कि इन सभी पर अभी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही एक्साइज ड्यूटी लगाई जाएगी। तो यहाँ पर आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड होने से पहले क्या क्या पावर्स दी गई थी लिस्ट 1, लिस्ट 2 और लिस्ट 3 में, और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड होने के बाद उन लिस्ट में क्या क्या बदलाव आया है, और एक नया आर्टिकल जो 246A इंसर्ट किया गया है, जो कि बेसिकली जीएसटी को लाने के लिए इंसर्ट किया गया। कि जीएसटी आने से पहले बहुत सारे टैक्सेस थे और उन सभी टैक्सेस को ख़त्म किया गया। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट के जरिए हमने समझा कि किस तरह उन टैक्सेस को ख़त्म किया गया। तो अगर मैं बात करूं, ऑलमोस्ट 17 टैक्सेस ख़त्म किए गए, जिसमें हमने देखा था सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी को ख़त्म कर दिया गया, और जो ड्यूटी ऑफ एक्साइज लेवी की जाती थी, लगाई जाती थी मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशंस पर, वो भी ख़त्म की गई। उसके अलावा एक्साइज लॉ के तहत ही कुछ एडिशनल ड्यूटीज़ लगाई जाती थी, वो एडिशनल ड्यूटीज़ भी ख़त्म की गई। कस्टम लॉ के तहत स्पेशल एडिशनल ड्यूटीज़ लगाई जाती थी, वो भी ख़त्म की गई। सर्विस टैक्स को ख़त्म किया गया, और इन सभी टैक्सेस के साथ जो भी सेस या सरचार्ज लगाए जाते थे वो भी ख़त्म किए गए। ये सभी सेंट्रल लेवीज़ थी जो ख़त्म की गई। इसके अलावा स्टेट लेवीज़ जो ख़त्म की गई, स्टेट वैट को ख़त्म किया गया, सेंट्रल सेल्स टैक्स को ख़त्म किया गया, परचेज टैक्स को ख़त्म किया गया, लग्जरी टैक्स को ख़त्म किया गया, एंट्री टैक्स को ख़त्म किया गया, इंटरटेनमेंट टैक्स भी ख़त्म कर दिया गया है। हालांकि कुछ एक्सेप्शनल केसेस में जहां पर लोकल बॉडीज़ के द्वारा, पंचायत वगैरह के द्वारा अगर कोई लगाया जाता है तो सिर्फ वही लगाया जाएगा, उसके अलावा बाकी इंटरटेनमेंट टैक्स ख़त्म कर दिया गया। टैक्सेस ऑन एडवर्टाइजमेंट ख़त्म कर दिया गया। लॉटरीज, बैटिंग और गैम्बलिंग पर जो टैक्सेस लगाए जाते थे वो भी ख़त्म कर दिए गए, और इनके साथ ही जो स्टेट सेस या सरचार्जेस जो इन सभी टैक्सेस पर लगाए जाते थे वो भी ख़त्म कर दिए गए। तो इस तरह ऑलमोस्ट 17 टैक्सेस को ख़त्म कर दिया गया और लाया गया एक नया टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। उसके बाद अगर मैं बात करूं गुड्स एंड सर्विस टैक्स की, तो इनिशियली जो जीएसटी में जो सोचा गया था कि एक सिंगल रेट ऑफ टैक्स चार्ज किया जाएगा
जीएसटी के नाम से, और मान लीजिए यह चार्ज किया जाता 18%। 18% चार्ज करने के बाद जो सप्लायर होता वो 18% टैक्स जमा करा देता गवर्नमेंट को। अब गवर्नमेंट क्या करती, इस टैक्स में से कुछ हिस्सा सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास रख लेती और कुछ हिस्सा स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया जाता। लेकिन यहाँ पर दिक्कत यह आ रही थी कि अब जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट्स होती वो डिपेंड हो जाती सेंट्रल गवर्नमेंट पर, क्योंकि यहाँ पर जो कलेक्शन की जा रही थी वो कलेक्शन की जा रही थी बाय दी सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ऐसे में स्टेट गवर्नमेंट को अपने हिस्से के लिए बार बार सेंट्रल गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करना पड़ता और वहाँ से सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा पैसा दिया जाता। तो इस तरह स्टेट गवर्नमेंट काफ़ी हद तक डिपेंडेंट हो जाती सेंट्रल गवर्नमेंट पर। इसके लिए एक तरीका सोचा गया कि जीएसटी को ड्यूअल जीएसटी सिस्टम बनाया गया। दैट मीन्स अब जीएसटी चार्ज किया जाएगा 18%, लेकिन 18% के दो हिस्से कर दिए गए, 9% और 9%। आधा हिस्सा जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास और आधा हिस्सा जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के पास, जिसको बोला गया सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स और स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब यह जो आधा हिस्सा था वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला गया, तो सेंट्रल गवर्नमेंट अकॉर्डिंगली अपने रिवेन्यूज़ को प्लान कर सकती है और अपने एक्सपेंडिचर्स को प्लान कर सकती है। इसी तरह आधा हिस्सा जब स्टेट गवर्नमेंट के पास चला जाता है तो स्टेट गवर्नमेंट भी काफ़ी हद तक अपने रिवेन्यू और एक्सपेंडिचर्स को प्लान कर सकती है। लेकिन अब यहाँ पर एक और दिक्कत आ रही थी। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए ये हरियाणा स्टेट है, यहाँ पर सेलर है और यहाँ पर बायर है, और सेलर 100 रुपये की चीज़ बायर को बेचता है, प्लस उस पर 18% का टैक्स चार्ज करता है और 118 रुपये वह बायर से ले लेता है। इस 18% के वह दो टुकड़े करता है, 9 रुपये वह सेंट्रल गवर्नमेंट को पे कर देता है और 9 रुपये वह स्टेट गवर्नमेंट को पे कर देता है। यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं आ रही थी किसी भी तरह की। लेकिन एक दूसरा एग्जाम्पल हम समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए ये एक स्टेट है दिल्ली और ये एक स्टेट है हरियाणा। अब जो सेलर है वो दिल्ली में है और जो बायर है वो हरियाणा में है। अब जो सेलर है वही 100 रुपये की चीज़ बायर को बेचता है और प्लस 18% का टैक्स उस पर चार्ज करता है और यहाँ पर 118 रुपये वह बायर से लेता है और 18% में से वह 9% 9 रुपये सेंट्रल गवर्नमेंट को पे कर देता है और 9 रुपये वह स्टेट गवर्नमेंट को पे कर देता है। लेकिन अब यहाँ पर जो सबसे बड़ी दिक्कत आ रही थी कि जैसा कि पहले एग्जाम्पल में विद इन दी स्टेट यहाँ पर सेम स्टेट में ही सेल परचेज हो रही थी, तो इसलिए स्टेट गवर्नमेंट को लेकर कोई भी दिक्कत, कोई भी कन्फ्यूज़न, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं था। लेकिन यहाँ पर इस 9 रुपये पर झगड़ा पड़ जाता है कि क्या यह 9 रुपये दिल्ली गवर्नमेंट के अधिकार में आएंगे या फिर ये 9 रुपये हरियाणा गवर्नमेंट के अधिकार में आएंगे। जो जीएसटी है वो बेसिकली एक कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है, कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है। दैट मीन्स जहाँ पर गुड्स अल्टीमेटली कंज्यूम की जा रही है उस स्टेट गवर्नमेंट का अधिकार रहेगा उस टैक्स के पैसे पर। तो यहाँ पर जो गुड्स परचेज की जा रही है वो हरियाणा के बायर के द्वारा की जा रही है। दैट मीन्स ये जो गुड्स कंज्यूम की जाएंगी वो हरियाणा में की जाएंगी, इसलिए इस 9 रुपये पर हरियाणा गवर्नमेंट का अधिकार होगा, हरियाणा गवर्नमेंट को यह टैक्स जाएगा। लेकिन उसके बाद एक और समस्या यह आती है कि जैसा कि यह सेलर जो है वह दिल्ली स्टेट में रजिस्टर्ड है, वह दिल्ली स्टेट में रजिस्टर्ड है, तो ऐसे में वह हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट को किस तरह टैक्स पे करेगा। तो इसके लिए
एक तरीका निकाला गया। इसके लिए कहा गया कि जहाँ पर भी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सेल हो रही है तो ऐसे में वहाँ पर जो 100 रुपये पर जो 18 रुपये का जो जीएसटी चार्ज किया जाएगा वो चार्ज किया जाएगा आईजीएसटी के नाम से, आईजीएसटी के नाम से, जिसको बोला जाता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और इस 18 रुपये को किसको पे किया जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट को। जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे थे 9 रुपये सेंट्रल गवर्नमेंट को जा रहे थे और 9 रुपये स्टेट गवर्नमेंट को जा रहे थे, लेकिन ये था जब आप विद इन दी स्टेट सेल परचेज कर रहे हैं। लेकिन जब आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सेल परचेज करेंगे तो ऐसे में आप क्या चार्ज करेंगे? आईजीएसटी। और वो आईजीएसटी होगा पूरा का पूरा 18%। और 18% आप किसको पे करेंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट को। अब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी? इसमें से 9 रुपये का हिस्सा जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है वो अपने पास रख लेगी और 9 रुपये का हिस्सा जो स्टेट गवर्नमेंट का है, जो कि हमारे एग्जाम्पल में हरियाणा गवर्नमेंट का है, वो हरियाणा गवर्नमेंट को पे कर देगी। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि जीएसटी लॉ में 3 तरह के टैक्सेस क्यों लगाए जाते हैं: सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। सीजीएसटी पर सेंट्रल गवर्नमेंट का अधिकार है, एसजीएसटी पर स्टेट गवर्नमेंट का अधिकार है और आईजीएसटी बेसिकली एक मैकेनिज्म है। यह कोई अलग टैक्स नहीं है, यह बेसिकली सीजी और एसजीएसटी को मिलाकर बनाया गया है, जो कि सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। यह एक बेसिकली मैकेनिज्म है जिसमें जो आईजीएसटी का जो टैक्स है वो पहले सीधा का सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है और सेंट्रल गवर्नमेंट अपना हिस्सा रखने के बाद बाकी पैसा स्टेट गवर्नमेंट को दे देती है। तो इसीलिए इन सभी बातों को ध्यान में रखकर जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, उसमें भी यह बात रखी गई कि जब भी एक स्टेट के अंदर सेल होगी तो 2 टैक्सेस लगेंगे, सीजीएसटी और एसजीएसटी। और जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सप्लाई होगी, सेल होगी, तो वहाँ पर आईजीएसटी चार्ज किया जाएगा। तो चलिए इसी बात को हम समझते हैं। लास्ट क्लास में भी हमने डिस्कस किया था आर्टिकल 246A को। बेसिकली आर्टिकल 246 को न्यूली इंसर्ट किया गया, किसके लिए? गुड्स एंड सर्विस टैक्स को लाने के लिए। स्पेशल प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो सबसे पहले हम यहाँ पर दूसरा पॉइंट समझते हैं। पार्लियामेंट हैज़ exclusive power to make laws with respect to goods and service tax where the supply of goods or of services or both take place in the course of interstate trade or commerce। तो जैसा कि आप सब जानते हैं इंटरस्टेट ट्रेड और कॉमर्स का मतलब है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में। तो जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सप्लाई होगी, सेल होगी, तो वहाँ पर क्या करेगी? पार्लियामेंट के पास पावर है लॉ बनाने की। वहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट को पावर नहीं दी गई है, वहाँ पर पार्लियामेंट को पावर दी गई है, सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी गई है क्या बनाने की? लॉ बनाने की। और इसके लिए पार्लियामेंट के द्वारा कौन सा लॉ बनाया गया? आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्लियर हो जाता है कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब सप्लाई होगी तो कौन सा लॉ लगेगा? आईजीएसटी एक्ट लगेगा और उसमें आईजीएसटी चार्ज किया जाएगा। अब बात आती है कि इंट्रा स्टेट सप्लाई जब होगी, जब विद इन दी स्टेट सप्लाई होगी तो क्या होगा? नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन आर्टिकल 246 एंड 254, पार्लियामेंट एंड subject to clause 2 the legislatures of every state have power to make laws with respect to goods and service tax imposed by the union or by such state। तो यहाँ पर कहा गया कि क्लोज 2 को अगर मैं छोड़ दूँ, अगर हम क्लोज 2 को छोड़ दें तो बाकी जो सप्लाई बच गई उसके रिगार्डिंग पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर ऑफ एवरी स्टेट उनको क्या दी गई? पावर दी गई, हैव पावर टू मेक लॉज विद रिस्पेक्ट टू गुड्स एंड सर्विस टैक्स इम्पोज्ड बाय द यूनियन और बाय सच स्टेट। तो यहाँ पर दोनों को पावर दी गई, पार्लियामेंट को भी और लेजिस्लेचर ऑफ एवरी स्टेट को भी। तो यहाँ पर पार्लियामेंट के द्वारा लॉ बनाया गया सीजीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और प्रत्येक स्टेट के द्वारा लॉ बनाया गया
स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो यहाँ पर आप ध्यान रखें, इंट्रा स्टेट सप्लाई में CGST प्लस SGST चार्ज किया जाएगा और इंटर स्टेट सप्लाई में IGST चार्ज किया जाएगा। उसके बाद आर्टिकल 279A में GST काउंसिल, गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल बनाने की बात कही गई कि जब भी GST को लाया जाएगा तो एक काउंसिल बनाई जाएगी, एक कमेटी बनाई जाएगी, किसके नाम से? GST काउंसिल के नाम से। और इस काउंसिल की, इस कमेटी की कुछ वर्किंग्स रहेंगी, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहेंगी, इनको कुछ काम करना होगा। वो काम क्या करना होगा अभी हम देखेंगे, लेकिन इस काउंसिल का काम रहेगा कि GST में कौन कौन से रेट किस किस वस्तु पर लगने चाहिए और कौन सी आइटम्स पर कौन से रेट लगने चाहिए। तो यहाँ पर GST काउंसिल ने रिकमेंड किया, क्या रिकमेंड किया कि जो पेट्रोलियम क्रूड है, हाई स्पीड डीजल है, मोटर स्प्रिट है जिसको हम पेट्रोल के नाम से भी जानते हैं, नेचुरल गैस है और एविएशन टर्बाइन फ्यूल है, इन चीज़ों पर फिलहाल GST ना लगाया जाए। तो इन पर अभी फिलहाल GST नहीं लगाया जाता है। द प्रोविजन ऑफ दिस आर्टिकल शेल इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स referred to in clause 5 of article 279A take effects from the date recommended by the goods and service tax council। तो इन पर GST जब लगाया जाएगा जब GST काउंसिल क्या करेगी? रिकमेंड करेगी। लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट मेंशन्ड इन क्लोज 5 ऑफ आर्टिकल 279A इज पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्प्रिट, नेचुरल गैस एंड एविएशन टर्बाइन फ्यूल। तो इन गुड्स पर अभी फिलहाल GST नहीं लगाया जाता है। ऐसा नहीं है कि GST नहीं लगाया जाएगा फ्यूचर में, लेकिन वो जब लगाया जाएगा जब GST काउंसिल क्या करेगी? उसको रिकमेंड करेगी कि हाँ अब से आप इस पर GST लगा सकते हैं। उसके बाद आर्टिकल 269A जो कि बेसिकली क्या बताता है कि जब भी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सप्लाई होगी तो क्या चार्ज किया जाएगा? IGST। और ये IGST पहले किसको जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट को। और सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें क्या करेगी? इसके दो हिस्से करेगी, एक सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास रख लेगी और एक स्टेट गवर्नमेंट जिसका वो टैक्स है, जिस पर उसका अधिकार है, उस गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र कर देगी। गुड्स एंड सर्विस टैक्स ऑन सप्लाईज इन द कोर्स ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड। तो यहाँ पर इंटरस्टेट मीन्स एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, और कॉमर्स शैल बी लेविड एंड कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर क्या कहा गया? कौन लगाएगी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और कौन कलेक्ट करेगी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही कलेक्ट करेगी, स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट नहीं करेगी। एंड सच टैक्स शैल बी अपोर्शनड बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स इन द मैनर एज मे बी प्रोवाइडेड बाय द पार्लियामेंट बाय लॉ। तो कहा गया कि किसमें अपोर्शन होगा, किसमें इसका बंटवारा होगा? यूनियन में, दैट मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट में, और स्टेट्स में। और किस तरह बंटवारा होगा? वो एक कानून बनाया जाएगा, उस कानून में बताया जाएगा कि इसका बंटवारा किस तरह होगा, और वो कानून है IGST एक्ट 2017 ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल। तो वहाँ पर भी गुड्स एंड सर्विस टैक्स क्या करेगी? काउंसिल क्या करेगी? रिकमेंड करेगी, और उसके अकॉर्डिंगली फिर उसका अपोर्शनमेंट होगा। उसके बाद यहाँ पर एक एक्सप्लेनेशन दी गई आर्टिकल 269A में, फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्लोज सप्लाई ऑफ गुड्स और ऑफ सर्विसेज और बोथ इन द कोर्स ऑफ इम्पोर्ट इनटू द टेरिटरी ऑफ इंडिया shall be deemed to be supply of goods or of services or both in the course of interstate trade or commerce। तो इसमें बेसिकली कहा जा रहा है कि एक स्टेट से आप दूसरे स्टेट में सप्लाई करते हो तो वो क्या मानी जाती है? इंटरस्टेट। तो यहां पर ये कहा गया है कि मान लीजिए किसी भी स्टेट में कहीं से भी क्या किया जा रहा है? कोई इंपोर्ट किया जा रहा है किसी दूसरी कंट्री से, तो यह भी क्या माना जाएगा? इंटरस्टेट। तो यहां पर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सप्लाई नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी
दूसरी कंट्री से कोई माल मंगवाया जा रहा है, इंपोर्ट किया जा रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? इंटरस्टेट सप्लाई कहलाएगी। फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्लोज, सप्लाई ऑफ गुड्स और ऑफ सर्विसेज और बोथ इन द कोर्स ऑफ इंपोर्ट into the territory of India shall be deemed to be supply of goods or services or both in the course of interstate trade or commerce। तो सिंपली यहां पर कहा गया है कि इंपोर्ट को क्या माना जाएगा? इंटरस्टेट सप्लाई। हालांकि जब हम आईजीएसटी एक्ट को पढ़ेंगे तो वहां पर यह बात और भी ज्यादा क्लियर कर दी जाती है कि इंपोर्ट को हमेशा इंटरस्टेट सप्लाई माना जाएगा। उसके बाद आर्टिकल 286 रिस्ट्रिक्शंस एज टू इम्पोजिशन ऑफ टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। तो यहाँ पर कहा गया कि जीएसटी के अलावा स्टेट और कोई भी टैक्स नहीं लगाएगी, और साथ ही जहाँ पर भी इंटरस्टेट सप्लाई होगी या फिर इंपोर्ट होगा वहाँ पर भी स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी दखल अंदाजी नहीं होगी, कोई भी टैक्स लगाने का सिस्टम नहीं होगा। नो लॉ ऑफ ए स्टेट shall impose or authorize the imposition of a tax on the supply of goods or services or both outside the state। तो यहाँ पर कहा गया कि नो लॉ, कोई भी कानून किसी भी स्टेट के द्वारा इम्पोज नहीं किया जाएगा, नहीं लगाया जाएगा। किसका कानून? टैक्स लगाने का। ए टैक्स ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ आउटसाइड द स्टेट। तो अगर विद इन द स्टेट है तो क्या लगाया जाएगा? एसजीएसटी। लेकिन अगर आउटसाइड स्टेट है तो एसजीएसटी नहीं लगाया जाएगा, फिर क्या लगाया जाएगा? आईजीएसटी। और वो कौन लगाएगी? सेंट्रल गवर्नमेंट। इन द कोर्स ऑफ द इंपोर्ट ऑफ द गुड्स और सर्विसेज और बोथ इनटू और एक्सपोर्ट ऑफ द गुड्स और सर्विसेज और बोथ आउट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों ही क्या है? इंटरस्टेट सप्लाई है, और इस पर क्या लगाया जाएगा? आईजीएसटी लगाया जाएगा, एसजीएसटी नहीं लगाया जाएगा। Parliament may by law formulate principles for determining when a supply of goods or services or both take place in any of the ways mentioned in clause 1। तो यहाँ पर बेसिकली कहा जा रहा है कि जो पार्लियामेंट है वो क्या बनाएगी? लॉ फॉर्मुलेट करेगी, क्या बनाएगी? रूल्स बनाएगी, और उसमें यह बताएगी कब कोई सप्लाई इंट्रा स्टेट मानी जाएगी, मतलब एक स्टेट के अंदर ही मानी जाएगी, और कब कोई सप्लाई इंटर स्टेट मानी जाएगी, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में मानी जाएगी। इसके रिगार्डिंग हम आईजीएसटी एक्ट का सेक्शन 10 से लेकर सेक्शन 14 तक 14 तक सेक्शन हम पढ़ेंगे, जिसमें बेसिकली यही बताया गया है कि कब कोई सप्लाई इंट्रा स्टेट होगी और कब कोई सप्लाई इंटर स्टेट होगी, ताकि हम सही यह पता लगा सकें कि कब सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी चार्ज किया जाएगा और कब आईजीएसटी चार्ज किया जाएगा। जैसा कि आप सब लोग बहुत बार सुनते होंगे कि आज जीएसटी काउंसिल की मीटिंग थी और बहुत सारे डिसीजन लिए गए, बहुत सारे जीएसटी रेट्स को कम किया गया। तो ये जो सभी डिसीजंस हैं, जीएसटी काउंसिल क्या है और ये डिसीजंस कैसे लेती है, ये आज हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर मैं बात करूं जीएसटी काउंसिल की, गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल की, तो इसके रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल 279A इंसर्ट किया गया। और बेसिकली यह काउंसिल इसलिए बनाई गई कि जीएसटी में जैसा कि एक नया कानून था, एक नया लॉ था, तो बहुत सारी दिक्कतें आने वाली थी। तो उन सभी बातों को ध्यान में रखकर यह काउंसिल इसलिए बनाई गई कि जैसे जैसे जीएसटी को लाया जाएगा और जैसे जैसे लोगों को परेशानियां होगी, उस पर जीएसटी काउंसिल डिसीजंस लेगी और उन परेशानियों को दूर करने की कोशिश की जाएगी। तो इसके रिगार्डिंग कहा गया कि जब भी जीएसटी एप्लीकेबल किया जाएगा उसके विद इन 60 डेज, 60 दिन के अंदर यह काउंसिल बनाई जाएगी। और इसके रिगार्डिंग जो कॉन्स्टिट्यूशन 101st अमेंडमेंट एक्ट 2016 लाया गया था, उसके 60 डेज के अंदर यह काउंसिल बनाई जानी थी और इसको बना दिया गया था। द प्रेसिडेंट, जो राष्ट्रपति है, शैल विद इन द 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 101 अमेंडमेंट एक्ट 2016। तो 1001 अमेंडमेंट एक्ट जब लाया गया था, बाय द ऑर्डर कॉन्स्टिट्यूट ए काउंसिल टू बी कॉल्ड द गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल। तो प्रेसिडेंट के द्वारा एक ऑर्डर पास किया जाएगा और उसमें यह जो काउंसिल है, यह काउंसिल बनाई जाएगी, कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी।
इस काउंसिल में कौन कौन मेंबर रहेंगे, इसके रिगार्डिंग बताया गया, द गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल शेल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग मेंबर्स। तो वो मेंबर्स हैं, नंबर 1 द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। तो जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होगा वो क्या रहेगा, चेयरपर्सन रहेगा। अगर मैं बात करूं आज की डेट में जो सीतारमन जी हैं वो चेयरपर्सन है, क्योंकि वो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर हैं। उसके अलावा द यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट, जो स्टेट का यूनियन मिनिस्टर होगा इंचार्ज ऑफ रेवेन्यू और फाइनेंस, वो क्या रहेगा, मेंबर रहेगा। द मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ फाइनेंस और टैक्सेशन और एनी अदर मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय ईच स्टेट गवर्नमेंट, वो क्या रहेंगे, मेंबर्स रहेंगे। तो जो भी स्टेट गवर्नमेंट्स है वो नॉमिनेट करेगी कि उनका कौन सा जो मिनिस्टर है वो जीएसटी काउंसिल का मेंबर रहेगा। उसके बाद कहा गया कि जितने भी ये मेंबर्स है, जैसा कि चेयरपर्सन ऑलरेडी बता दिया गया कि जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होगा वो चेयरपर्सन रहेगा, और वाइस चेयरपर्सन के रिगार्डिंग कहा गया कि बाकी के जो ये मेंबर्स बच जाते हैं तो ये क्या होंगे, वाइस चेयरपर्सन को इलेक्ट करेंगे, चूज करेंगे जो भी मेंबर्स हैं उन सब में से। द मेंबर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल रेफर टू इन सब क्लोज सी of clause 2 shall as soon as may be choose one amongst themselves to be the vice chairperson of the council for such period as may be decided। तो पॉइंट नंबर सी में इसमें जो ये बताया गया, जो कि स्टेट के जो इलेक्टेड मिनिस्टर्स होंगे, जो नॉमिनेटेड मिनिस्टर्स होंगे वो मेंबर्स के लिए, उनमें से कोई भी एक क्या होगा, वाइस चेयरमैन इलेक्ट किया जाएगा, चूज किया जाएगा। उसके बाद The Goods and Service Tax Council shall make recommendations to the union and the states on। तो पॉइंट नंबर 4 आर्टिकल का जो है उसमें बताया गया कि जो जीएसटी काउंसिल है वो क्या करेगी, यूनियन को, सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट्स को क्या देगी, रिकमेंडेशंस देगी, जो कि क्या है, रिकमेंडेटरी इन नेचर। दैट मीन्स यहाँ पर कोई जरूरी नहीं है कि जीएसटी काउंसिल के सभी डिसीजंस को माना जाए, उनको फॉलो किया जाए। यहाँ पर सिर्फ रिकमेंडेशंस दी जाएगी, सलाह दी जाएगी काउंसिल के द्वारा कि आप ऐसा कर सकते हैं। नंबर 1 कहा गया, द टैक्सेस, सेसेस एंड सरचार्जेस लेविड बाय द यूनियन, द स्टेट्स एंड द लोकल बॉडीज विच मे बी समसम्ड इन द गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो यूनियन, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा और स्टेट्स के द्वारा और जो लोकल बॉडीज़ हैं, पंचायत वगैरह जो हैं, उनके द्वारा लगाए जाने वाले जो भी टैक्सेस हैं, सेस हैं और सरचार्ज हैं, जो कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स में सबसम किए जा सकते हैं, उसमें सम्मिलित किए जा सकते हैं, उसमें ख़त्म किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर जीएसटी काउंसिल क्या करेगी, इन मैटर्स पर रिकमेंडेशन देगी यूनियन को और स्टेट्स को कि आप चाहें तो इन टैक्सेस को, इन सेस को और इन सरचार्जेस को जीएसटी में इंक्लूड कर सकते हैं। पॉइंट नंबर बी, द गुड्स एंड सर्विसेज दैट मे बी सब्जेक्टेड टू और एग्जम्प्टेड फ्रॉम द गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो यहाँ पर जीएसटी काउंसिल रिकमेंडेशन देगी, सलाह देगी कि आप इन गुड्स पर, इन सर्विसेज पर चाहें तो टैक्स लगा सकते हैं और चाहे तो टैक्स एग्जम्प्ट कर सकते हैं, माफ़ कर सकते हैं, हटा सकते हैं। तो किन किन गुड्स और सर्विसेज को जीएसटी के दायरे में लाना है और किन किन गुड्स और सर्विसेज को जीएसटी के दायरे से बाहर रखना है, ये जो सलाह है, ये जो रिकमेंडेशन है, वो जीएसटी काउंसिल दे सकती है। पॉइंट नंबर सी में कहा गया, मॉडल जीएसटी, मॉडल गुड्स एंड सर्विस टैक्स लॉज, प्रिंसिपल ऑफ लेवी, apportionment of goods and service tax levied on supplies in the course of interstate trade or commerce under Article 269A and the principles that govern the place of supply। तो जीएसटी आने से पहले जो जीएसटी लॉ बनाया जा रहा था वो मॉडल जीएसटी लॉ के नाम से जाना जाता था, मॉडल गुड्स एंड सर्विस टैक्स लॉ के नाम से जाना जाता था। तो कहा गया कि जो काउंसिल है वो मॉडल गुड्स एंड सर्विस टैक्स लॉज पर, उसके अलावा जीएसटी लगाने के जो प्रिंसिपल्स हैं उन पर, और इंटरस्टेट ट्रेड और कॉमर्स, एक स्टेट से दूसरे स्टेट्स में अगर कोई सप्लाई दी जाती है उसके अपॉर्शनमेंट पर, और
प्लेस ऑफ सप्लाई के रिगार्डिंग जो प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं उन पर क्या दे सकती है, अपनी सलाह दे सकती है, अपनी रिकमेंडेशन दे सकती है। पॉइंट नंबर डी में कहा गया द थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ टर्नओवर बिलो विच गुड्स एंड सर्विस टैक्स में बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो कहा गया कि जो थ्रेशोल्ड लिमिट जो है टर्नओवर की, जैसे कि पहले 20 लाख रुपए तक की लिमिट दी गई थी ट्रेडर्स को कि 20 लाख रुपए तक अगर आपकी एग्रीगेट टर्नओवर है, आपकी सप्लाई है, तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। उसके बाद ट्रेडर्स के लिए 40 लाख रुपए की लिमिट कर दी गई। तो यह जो लिमिट है जिसके तहत आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत है, तो इस लिमिट के रिगार्डिंग गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल रिकमेंडेशंस दे सकती है, सलाह दे सकती है। पॉइंट नंबर ई, द रेट्स इंक्लूडिंग फ्लोर रेट्स विद बैंड्स ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो किसी भी वस्तु पर, किसी भी सर्विस पर जो जीएसटी की रेट्स है उसके रिगार्डिंग रिकमेंडेशंस दी जा सकती है। फ्लोर रेट से यहाँ पर मतलब है बेसिकली जो कंपोजिशन स्कीम के तहत जो 1%, 2.5% और 5% की जो रेट्स दी गई हैं उनके रिगार्डिंग रिकमेंडेशंस दे सकती है गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल। उसके बाद पॉइंट नंबर एफ में कहा गया एनी स्पेशल रेट और रेट्स फॉर ए स्पेसिफाइड पीरियड टू रेज एडिशनल रिसोर्सेज ड्यूरिंग एनी नेचुरल क्लेमिटी और डिजास्टर। तो मान लीजिए कोई बाढ़ आ जाती है, भूकंप आ जाता है, तो ऐसे समय में स्पेसिफाइड पीरियड के लिए, लिमिटेड पीरियड के लिए क्या किया जा सकता है, जो जीएसटी की रेट्स हैं वो स्पेशल रेट्स लगाई जा सकती है। किस लिए? ताकि जो एडिशनल रिसोर्सेज है उनको रेज किया जा सके, उनको बढ़ाया जा सके। पॉइंट नंबर जी में कहा गया स्पेशल प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू द स्टेट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश, असम, जम्मू एंड कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड। तो इनके रिगार्डिंग कोई भी स्पेशल प्रोविजंस की सलाह दे सकती है, रिकमेंडेशन दे सकती है। और पॉइंट नंबर एच में कहा गया एनी अदर मैटर रिलेटिंग टू गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो जीएसटी से रिलेटेड कोई भी मैटर्स, उस पर क्या कर सकती है काउंसिल, अपनी रिकमेंडेशंस दे सकती है, सलाह दे सकती है। जरूरी नहीं है कि दी गई रिकमेंडेशंस को माना ही जाए। उसके बाद जो यूनियन है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उस पर विचार करती है और उनको लगता है कि ऐसा किया जाना चाहिए, तो वो बाय दी नोटिफिकेशन इशू करके उसको इम्प्लीमेंट कर देती हैं। उसके अलावा और बहुत सारी बातें कही गई कि जैसे कि जो पेट्रोलियम, क्रूड, हाई स्पीड डीजल इंजन, मोटर स्प्लिट, नेचुरल गैस, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, इन पर जब भी गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल रिकमेंड करेगी कि इनको जीएसटी के दायरे में लाया जाए, तो तब से इसको जीएसटी के दायरे में लाया जाएगा। तो इन पर भी क्या कर सकती है जीएसटी काउंसिल, अपनी रिकमेंडेशन दे सकती है कि कब से इन प्रोडक्ट्स को जीएसटी के दायरे में लाया जाए। उसके बाद कहा गया while discharging the functions conferred by this article, the Goods and Service Tax Council shall be guided by the need for a harmonized structure of goods and service tax and for the development of a harmonized national market for goods and service tax। तो यहाँ पर बेसिकली ये कहा गया है कि जो जीएसटी काउंसिल के जितने भी फंक्शंस हैं, जो भी उनके काम हैं, उनको परफॉर्म करते हुए, उनको डिस्चार्ज करते हुए, उनको जब भी गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी तो वो गाइडेंस दी जाएगी। 1/2 of the total members of the Goods and Service Tax Council shall constitute the quorum of its meeting। तो जितने भी टोटल मेंबर्स होंगे उनका 1/2 जब तक प्रेजेंट नहीं होगा तो कोई भी जो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग है वह वैलिड नहीं होगी। द गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल शैल डिटरमाइन द प्रोसीजर इन द परफॉर्मेंस ऑफ इट्स फंक्शंस। तो जीएसटी काउंसिल के जो भी फंक्शंस हैं उनको परफॉर्म करते हुए जो भी प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाएगा वो गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल डिटरमाइन कर सकती है, बना सकती है। तो बेसिकली जीएसटी काउंसिल के रिगार्डिंग जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो इम्पोर्टेंट यह है कि जीएसटी काउंसिल जो बनाई गई है वो बेसिकली जीएसटी लॉ के तहत जो भी मुश्किलें आती हैं उन मुश्किलों का समाधान निकालने के लिए जीएसटी काउंसिल बनाई गई है। और जो पॉइंट नंबर 4 में जितने भी यहाँ पर पॉइंट्स बताए गए हैं, इनमें से किसी भी चीज़ पर, किसी भी विषय पर गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल अपनी रिकमेंडेशन दे सकती है।